नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी की धारा 124A, जिसे साधारण भाषा में राजद्रोह कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक बार पुनः अनुरोध करूँगा कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजद्रोह। मित्रों, हालिया घटना महाराष्ट्र की है, जहां औरंगाबाद की सांसद नवनीत राणा और उनके पति के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया। मामला था कि नवनीत राणा और रवि राणा जो उनके पति हैं, इन दोनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा विवाद, इस विवाद में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है 124A राजद्रोह, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि में चलते हैं। मित्रों, राजद्रोह का कानून देखा जाए तो बहुत पुराना है। रामायण काल, महाभारत काल, उसके बाद बौद्ध जो काल आया, मुगल काल बहुत बाद में आया, फिर उसके पहले दिल्ली सल्तनत का काल आया, गुप्त काल उसके पहले, जो मौर्य काल था। हर काल में एक तरह से राजद्रोह रहा है। राजा की आदेश की अवहेलना करना ही राजद्रोह कहा जाता है। और चाणक्य के पिता को भी राजद्रोह का सामना करना पड़ा था। बहरहाल जो अभी का जो डेवलपमेंट है, जो याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त मेजर जनरल बोम्बार्डे और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और इसकी पहली सुनवाई 5 मई 2022 को किया। इसके पहले सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था कि 124A के विषय में सरकार का क्या मत है, इसे आगे चलाना है, इसमें कोई संशोधन करना है या फिर इसे यथावत रखना है। पहले तो सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि काफ़ी पहले 1962 ईस्वी में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में 5 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला दिया था कि सरकार की आलोचना करना या सरकार के किन्हीं मुद्दों पर असहमति व्यक्त करना कहीं से भी राजद्रोह नहीं है। इसलिए अब इस मुद्दे पर कोई नया कानून में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को इस पर सुनवाई करते हुए जो अभी के वर्तमान समय के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, NV रमना, जस्टिस हिमा कोहली तथा जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने राजद्रोह के नए मामले दर्ज करने पर रोक लगा दी। जब तक यह सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है और सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है, तब तक राजद्रोह का कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मित्रों, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों में एक परिवर्तन था इंडियन पीनल कोड का बनना। भारतीय दंड संहिता, जिसे IPC कहा जाता है, यह 1860 में बनकर लागू हुआ। मूल IPC में राजद्रोह अर्थात 124A नहीं था। इसे 10 सालों के बाद अर्थात 1870 ईस्वी में लागू किया गया और इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार करने वाले, जिनको भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के घोतक के रूप में भी जाना जाता है, लॉर्ड मैकाले ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे मूल जो IPC था उस समय लागू करना था,
लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय लागू नहीं हो पाया और ये लागू हुआ 1870 ईस्वी में। उस समय आईपीसी में दो अलग से धाराएं जोड़ी गई थी, 121A और 124A। यही 124A जो है, इसे साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में राजद्रोह कानून कहा जाता है। सबसे पहला जो इस कानून के तहत कार्रवाई हुई थी वह बंगाल के एक अखबार के खिलाफ किया गया था, जिस अखबार के बांग्ला भाषा की अखबार थी, इसके संपादक थे योगेंद्र नाथ बोस। इस अखबार ने अंग्रेज़ों की नीति को काफ़ी खुलकर आलोचना किया था और इसका कहना यह था कि अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेज़ों का जो शासन पद्धति जो है, वो भारतीय धार्मिक मूल परंपराओं को नष्ट कर रही है। इस पर 124A के तहत संपादक पर मामला दर्ज हुआ, लेकिन संपादक ने यह कहकर अपना बचाव किया कि कोई भी संवाददाता के द्वारा जब अखबार में लेख छपता है जिसमें उसका नाम नहीं है, इसके लिए संपादक को कहीं भी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल यह केस ट्रायल कोर्ट में चला गया और ट्रायल हुआ। भारत में इस कानून के तहत, इस धारा के तहत जो पहले सज़ा मिली, पहली सज़ा जिनको मिली वो थे बाल गंगाधर तिलक, और यह 1897 ईस्वी में जब देश के कई हिस्सों में प्लेग फैला हुआ था और इस प्लेग में जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी जो कुव्यवस्था थी, उस कुव्यवस्था को उन्होंने अपनी पत्रिका केसरी में छापा था। बस यही कारण था, अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया और 18 महीने का सज़ा सुनाया। तो इस प्रकार भारत में सबसे पहले जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमा दर्ज में जिनको सबसे पहले सज़ा मिली वो थे बाल गंगाधर तिलक। पुनः तिलक को 1908 ईस्वी में जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर के जो सिविल जज थे उनके ऊपर बम फेंका गया, हालांकि उसमें वो बच गए थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पकड़े गए। खुदीराम बोस को फांसी दी गई। इसकी घोर निंदा तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में किया था और इसके कारण पुनः एक बार उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और इस बार उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई। राजद्रोह का कानून वैसे अंग्रेज़ों के आने से पहले भी था। साधारण भाषा में कहें तो रामायण काल, महाभारत काल, उसके बाद जो मौर्य काल, गुप्त काल, हर काल में विद्यमान रहा। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, राजा की आदेश की अवहेलना करना ही राजद्रोह कहलाता था और यही कानून अंग्रेज़ों ने आने पर अपना आईपीसी में इस चीज़ को डाला। अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस कानून की क्या वैधता है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस कानून को रखना भारत जैसे लोकतांत्रिक पद्धति में कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है। आइए इस पहलू पर और अधिक विचार करते हैं। भारत को आज़ादी के साथ जब नए संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे जो संविधान निर्माण के जो सदस्य थे वो 124A को हटाने के पक्ष में थे और इस पर सहमति भी बन गई थी कि नहीं, इसे हटा दिया जाए। लेकिन कुछ सदस्यों, जिनमें सबसे प्रमुख थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का तर्क था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और तोड़ने की जो भाषा है, जो देश को नुकसान पहुंचाने का जो एक भाषा है, उसमें अंतर होना चाहिए। और इस प्रकार बाद में सभी सदस्यों के सहमति से 124A ज्यों का त्यों बना रहा। इस प्रकार
आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों के द्वारा यह बनाया गया कानून अनवरत रूप से चलता रहा। इस पर कई बार टकराव भी हुआ और इसका एक बड़ा टकराव 1962 ईस्वी में बिहार के एक नेता केदारनाथ सिंह और बिहार सरकार के बीच 124A पर काफ़ी मामला दर्ज हुआ और यह सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उस समय 5 जजों की बेंच ने यह निर्णय लिया केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के मामले में कि सरकार की आलोचना करना कहीं से भी राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। किसी भी मुद्दे पर सरकार से असहमति राजद्रोह के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद यह कानून धीरे धीरे खुद ब खुद समाप्ति के कगार पर था। तब भारत में 1973-74 का समय आता है जब भारत में आपातकाल लगा और उस आपातकाल में इस कानून को 124A को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर क्या था, यह मृत प्राय कानून जो है एक बार पुनः जीवित हो उठा और पुलिस को बिना किसी वारंट के ही गिरफ्तार करने की आज़ादी मिल गई। इस प्रकार जो कानून खुद ब खुद मृत प्राय हो गया था, एक बार पुनः वो जीवित हो उठा। उसके बाद यह और NRCB के अभी हाल के मामले अगर देखा जाए तो राजद्रोह कानून के अंतर्गत मामले तो दर्ज होते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें कोर्ट में साबित नहीं कर पाती और इस प्रकार यह मामले छूट जाते हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजद्रोह का कानून जो है आज के समय को देखते हुए, आज के लोकतांत्रिक पद्धति को देखते हुए कहीं से भी सही नहीं है। अभी जो हमारे CJI हैं NV रमणा, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि 124A कानून ऐसा है कि एक बढ़ई को कुल्हाड़ी दिया गया कि एक पेड़ काट दो और उसने पूरा जंगल ही काट दिया। तो सरकारें इसका समय समय पर दुरुपयोग करती रही हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि ये कानून हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्योंकि उसे वे लोग अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाकी अभी यह कोर्ट में सब्जुडिस है, इस पर अभी निर्णय आना बाकी है, देखें क्या होता है। लेकिन एक आम आदमी के रूप में हम सब अपना मत रख सकते हैं। हालांकि भारत में कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। संविधान की अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आज़ादी तो देता है, लेकिन 19 के 2 के तहत हमें बहुत कुछ प्रतिबंधित भी करता है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं इसे समाप्त करना चाहूँगा। उसके पहले अपने प्रतियोगी मित्रों से इसका की पॉइंट बताना चाहूँगा। जैसे IPC 1860 में बना और इस IPC में 124A अर्थात राजद्रोह का जो कानून है यह 1870 ईस्वी में इसमें सम्मिलित किया गया। इसका ड्राफ्ट लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। पहली सज़ा जो दी गई थी राजद्रोह कानून के तहत वो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को 1897 ईस्वी में 18 महीने के लिए। और यह उस समय जो प्लेग फैला हुआ था उसकी कवर करने के लिए, सरकार की आलोचना करने के लिए उन्हें दिया गया था। पुनः 1908 ईस्वी में तिलक को दोबारा इस कानून के तहत उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई, जब उन्होंने अपनी पत्रिका केसरी में खुदीराम बोस की जो फांसी की सज़ा हुई थी उसकी आलोचना की थी। मित्रों, बाल गंगाधर तिलक को 3 बार इस राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें से 2 बार उन्हें सज़ा मिली। इस कानून के तहत महात्मा गांधी, दामोदर विनायक
सावरकर, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू सरीखे कई सारे बड़े बड़े नेताओं को और स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें सजा दी गई। पुनः 1973-74 में इसे आपातकाल के समय में इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में इसे डाला गया। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।